What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 15 of our 100 days Commerce Pro series और आने वाले 85 मोर डेज और हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज हम हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, आगे के कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे और देखेंगे और कौन कौन से तरीके के बिजनेस आप कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे करनी है आप समझ गए हो, पार्टनरशिप कैसे करनी है समझ गए हो, कुछ और नई चीजें देखते हैं आज और चीजें आगे बढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आज बच्चों जो हम सबसे पहला फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सर ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? देखो ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर्म है जिसके अंदर जब पहले जॉइंट फैमिली सब जगह हुआ करती थी, एक ही प्लॉट ऑफ लैंड हुआ करता था और ज़्यादातर हमारे जो फैमिलीज थी वो फार्मर्स थे। अभी भी 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ फार्मिंग। तो हम आज भी ये देखते हैं कि एक ही ज़मीन पे पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली काम कर रही है। तो वो बिजनेस जिसके अंदर पूरी की पूरी फैमिली एंगेज्ड हो और पूरी की पूरी फैमिली ही बिजनेस कर रही है उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देखो लिखा हुआ है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। जब आप लॉ पढ़ोगे, जब मैंने भी एलएलबी करी थी तो मैंने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी, मल्टीपल फॉर्म्स हैं जिसके अंदर अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस, अलग अलग प्रोसेसेस दिए गए हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जितना भी प्रोसेस है, जितने भी रूल्स हैं, वो सब हिंदू लॉ के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, जहां पे बिजनेस कौन चलाता है? मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड का मतलब जॉइंट फैमिली है, वही सब कुछ चला के चलती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में चलता है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बहुत पुराने समय से हमारे देश में देखा जाता है। हिंदू लॉ इसको गवर्न करता है। मेंबर कैसे बनते हैं इसके अंदर बिजनेस के? जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर बनाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं, डीड बनानी पड़ती है। यहाँ पे मेंबरशिप इज बाय बर्थ, क्योंकि देखो फैमिली बिजनेस है तो जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होगा वो उस बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। द मेंबरशिप इज बाय बर्थ। ठीक है, उसके बाद 3 जनरेशंस मेंबर हो सकती हैं, यानी दादाजी, पापा और अब बेटे, यानी आप लोग, आपके पापा, आपके दादाजी। 3 जनरेशंस बिजनेस का पार्ट हो सकते हैं। बिजनेस मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हेड ऑफ द फैमिली है। यानी बिजनेस में सबसे ज़्यादा किसकी चलेगी? जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है। एल्डेस्ट मेंबर मतलब जो भी सबसे ज़्यादा बड़ा है, दादाजी होते हैं नॉर्मली, उनकी चलेगी। ठीक है, और उनको बोला क्या जाएगा? कर्ता। उनको क्या बोला जाता है? कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। इसका मतलब उनके अपने खुद के पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे अगर बिजनेस लोन्स नहीं चुका पाएगा। तो कर्ता का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। सारे मेंबर्स का इक्वल ओनरशिप राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी पे। ठीक है, और सारे मेंबर्स को क्या बोला जाता है? को पार्सनर्स। ध्यान रखना, पार्टनर नहीं होते हैं, पार्सनर होते हैं। तो जब फैमिली बिजनेस मिलके चलता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? एल्डेस्ट मेंबर, जिसको कर्ता बोलते हैं। सब कुछ वो करेगा, देखेगा, ध्यान से सारी चीज़ें मैनेज करेगा। लाइबिलिटी लिमिटेड है कितने तक? जितना उसका, द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द बिजनेस। लाइबिलिटी उतनी होती है सब मेंबर्स की जितना जितना उनका हिस्सा है, जितना जितना उनका शेयर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 मेंबर्स हैं और मैं उसका एक पार्ट हूँ, तो 1/10 मेरा हिस्सा हो गया, 10 में से एक हिस्सा मेरा हो गया, तो मेरी लाइबिलिटी भी 1/10 ही है। ठीक है, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ये ध्यान रखना। ओके, समझ गए सर? सर इसके क्या क्या फीचर्स होंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से। फीचर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन। ये बिजनेस फॉर्म कैसे होगा? हाउ टू फॉर्म दिस बिजनेस। तो इसके अंदर देखो हम लोग बोलते हैं द प्री रिक्वेस्ट टू फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मिनिमम 2 मेंबर्स। कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए? 2 मेंबर्स होने चाहिए। एंड प्रॉपर्टी, एक जमीन, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसपे काम करें। बिजनेस सारा का सारा हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। देयर इज नो नीड ऑफ एन एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक ही परिवार हो और बाय बर्थ मेंबरशिप यहाँ पे मिल जाती है। तो फॉर्मेशन समझ गए। लाइबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल किसका रहता है? सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है वो कर्ता के हाथ में है क्योंकि उसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बाकी सारे मेंबर्स को जो कर्ता कहेगा वो मानना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी, क्या ऐसा होता है कि बिजनेस ये भी बंद हो जाता है? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हो जाती है, क्या ये भी बंद हो जाता है? तो हम बोलेंगे नहीं।
ये थोड़ा सा एक स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये बंद नहीं होता, इसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है, जो दादाजी के बाद सबसे बड़े होंगे घर में, वो कर्ता बन जाएंगे। ठीक है, सपोज दादाजी के छोटे भाई हैं, वो कर्ता बन जाएंगे, तो जो भी एल्डेस्ट मेंबर है वो करता रहेगा। सबसे एल्डेस्ट की डेथ हो गई तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट है वो करता बन जाएगा, तो बिजनेस बंद नहीं होता। इट इज रिलेटिवली स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन द डेथ ऑफ द कर्ता द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स प्लेस। ठीक है, माइनर मेंबर, क्या माइनर मेंबर हो सकता है यहाँ पे? डेफिनेटली होता है बेटा, क्योंकि मेंबरशिप इज बाय बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो मेंबर बन जाएगा बिजनेस में, तो यहाँ पे माइनर मेंबर हो सकता है। सर अगर हम कंपेयर करें माइनर का जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में और पार्टनरशिप में, तो क्या डिफरेंस आएगा? देखो क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ एक माइनर की क्या पोजीशन है दो अलग अलग फॉर्म्स में, पार्टनरशिप में और HUF में। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। तो देखो सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में माइनर जो है वो मेंबर बाय बर्थ बनता है। माइनर कैसे बनता है? मेंबर बाय बर्थ, सही है, और उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। जब हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक मेजर ही वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। माइनर को आप ला सकते हो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप्स में। तो यहाँ पे तो जब वो मेजर होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट के में आ पाएगा, लीगल तभी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो लीगली ये बोला जाता है मेंबरशिप इज बाय बर्थ। तो दोनों में फर्क है ना। यहाँ पे देखो लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म, और वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर सकता है, लॉसेस के बारे में चर्चा ही नहीं कर सकता। तो माइनर का जो ज़्यादा बेटर पोजीशन है वो HUF में है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। ठीक है, अब आ रहा है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? भाई तीन हो गए, आप बेसिक सोल प्रोप्राइटरशिप समझ गए, पार्टनरशिप समझ गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझ गए, एक छोटा सा टॉपिक था। अब आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो नाम में ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप मिलजुल के एक दूसरे के साथ, कुछ लोग आएंगे मिल के काम करेंगे और उनका पर्पस ऑब्जेक्टिव एक ही होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि हम सब कंज्यूमर्स हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, 20 घर हैं एक सोसाइटी में, हम सबके घर में आटा आता है, हम सब अलग अलग लेके आते हैं, तो आटा हमें 25 रुपये पर केजी मिलता है। हम सब ने एक दिन बैठ के सोचा कि यार 20 घर अलग अलग आटा लाते हैं, आटा तो सबके घर में लगना है, क्यों ना हम लोग मिलजुल के एक बड़ा क्वांटिटी में आटा बाय करें। अगर हम एक लार्ज स्केल पे बिग क्वांटिटीज में बाय करेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या करा, एक मिलजुल के एक तरीके का सोसाइटी बना लिया, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमारा ही फायदा हो सके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब हम सब ने मिलके एक दूसरे के साथ एसोसिएट करा, एक दूसरे के साथ टुगेदर ज्वाइन हुए। मोटिव क्या था? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, हमारा ही फायदा हो सके। ठीक है, आगे देखो। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन कैसे सकती है? एक सोसाइटी है, कैसे माना जाएगा? तो बेटा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर कराने के लिए कम से कम 10 मेंबर चाहिए जो कि एडल्ट होने चाहिए। एडल्ट का मतलब 18+ होने चाहिए, तो आपको चाहिए 10 एडल्ट मेंबर्स। मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। सोसाइटी में कौन मेंबर है कौन नहीं है कैसे पता चलेगा? जब आप सोसाइटी के शेयर्स को बाय करोगे, शेयर्स को परचेज करोगे, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सोसाइटी की अपनी एक पहचान है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। सोसाइटी अपने नाम पे किसी के ऊपर केस कर सकती है, अपने नाम से कोई सोसाइटी के ऊपर केस कर सकता है। सोसाइटी कैसे भी सर्वाइव कर सकती है बड़ी आसानी से अपने खुद के दम पे। तो सोसाइटी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है बेटा। ठीक है, परफेक्ट है। इस तरीके से सोसाइटी बनाई जाती है, सही है। फीचर्स देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सबसे पहले आ जाता है बच्चों वॉलेंट्री मेंबरशिप। आप सोसाइटी का मेंबर कब बनना चाहते हो और कब तक बने रहना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है।
दिस इज़ वॉलेंट्री, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, आपकी इच्छा है, आपका जब मन करे सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो, जब मन करे सोसाइटी छोड़ सकते हो। तो वॉलेंट्री मेंबरशिप है, आपकी इच्छा है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई डिफ्रेंसिएशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कलर, क्रीड कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सोसाइटी का एक अपना स्टेटस है, एक अपना एग्जिस्टेंस है, अपना नाम है सोसाइटी का, अपने नाम से जानी जाएगी सोसाइटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड है, जितना जितना आपने पैसा लगाया है सोसाइटी में उतना उतना ही आप पॉपुलर रहोगे, उतना उतना ही आप लाइबल रहोगे। कंट्रोल, सोसाइटी का कंट्रोल किसके हाथ में है बच्चों? डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी हमारे देश में वोटिंग होती है, वैसे ही कोई भी डिसीजन लेना होगा सोसाइटी में तो मेंबर्स आपस में वोट डालेंगे, जो भी मेजॉरिटी डिसीजन आएगा वोटिंग होगी, जो भी मेजॉरिटी आएगा वो डिसीजन लिया जाएगा। तो डेमोक्रेटिक नेचर है, कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। सर्विस मोटिव, पर्पस क्या होता है सोसाइटी का? पर्पस होता है अपने एक दूसरे मेंबर्स की हेल्प करना, ठीक है। अगर मेंबर्स को पैसे की ज़रूरत है तो पैसा दे दिया मिलजुल के, सामान ले आए एक साथ मिलजुल के, सस्ता पड़ गया, मिडलमैन को एलिमिनेट कर दिया बेसिकली। देखो अगर हमें एक एक घर में टूथपेस्ट लेके आनी है तो एक एक टूथपेस्ट रिटेलर से लेनी पड़ेगी, 20 के 20 घर इकट्ठी अगर 20 पेस्ट लाए होलसेलर से, सस्ती मिलेगी। मिडलमैन एलिमिनेट हो गया, आप सबका पैसा बच गया, तो ये भी एक पर्पस होता है। तो सोसाइटी के ये सब बेसिकली फीचर्स रहते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्प्लीफाइज टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सोसाइटी दिखाता है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1 डेमोक्रेसी, नंबर 2 सेकुलरिज्म। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल को अधिकार है अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करने का। तो सोसाइटी डेमोक्रेसी शो कर रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सीन एज अ डेमोक्रेटाइज पैटर्न, सीन ऑन अ डेमोक्रेटाइज पैटर्न। क्यों? क्योंकि सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। और सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा कंट्री सेकुलर है, किसी भी तरीके का कोई भी धर्म, जाति, किसी भी तरीके का कोई जेंडर, सेक्स के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वही यहाँ पे है। द वर्किंग ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज अ सेपरेशन of religion from the management. Membership of the society is open to the people of all the caste, creed, religion. Anyone may volunteer to become its member. कोई भी मेंबर बन सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या क्या मेरिट्स होंगे सोसाइटी के? सोसाइटी अगर बनानी है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? तो सबसे पहले हम बोलेंगे वोटिंग स्टेटस इक्वल है, 1 मैन 1 वोट है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी भी कि आपसे पूछा नहीं गया। तो 1 मैन 1 वोट के हिसाब से अच्छे तरीके से इक्वालिटी आपको मिलती है। दूसरा स्टेबल एग्जिस्टेंस, कहीं नहीं जाती सोसाइटी, मेंबर्स आते जाते रहते हैं, सोसाइटी चलती रहती है, क्योंकि सोसाइटी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो अच्छा वेलफेयर के लिए काम करती हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो सोसाइटीज़ को एनकरेज करती हैं कि आप अच्छे तरीके से करो। टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट हेल्प करती है, लोन इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट हेल्प करती है कि आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ को एनकरेज करती है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ा बेनिफिट, आपका पर्सनल कोई एसेट नहीं बिकेगा। इसके बाद इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, इकोनॉमी का मतलब होता है सस्ता पड़ना। तो जब आप बल्क में इकट्ठे होकर सामान खरीदते हो तो आपको इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है। लास्ट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों सोसाइटी को फॉर्म करना आसान है। 10 लोग आओ मिलके, एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कराओ, सोसाइटी बन जाएगी, समझे। तो ये सारे के सारे बेटा सोसाइटी के मेरिट्स हम लोग लिख सकते हैं। देन वी हैव लिमिटेशंस ऑफ अ सोसाइटी, इसी को हम लोग आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे। बस फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ और कंपनी बचेगा लास्ट फॉर्म, जो कल हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मंडे को वीडियो नहीं डाल पाया था, कोई इमरजेंसी था, तो कल वेडनेसडे को, ऑल्दो हम रिवीजन करते हैं, बट मैं कल डालूंगा ज़रूर वीडियो, ठीक है। देखो क्या है लिमिटेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या लिमिटेशंस आ सकते हैं? सबसे पहला है बच्चों लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो यार, अब 10 जो मेंबर्स हैं, 10 मेंबर हैं, उन्होंने ही मिलजुल के पैसा लगाना है, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही रहेंगे ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली सफर्स ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्दो ईच ऑफ द 10 मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट कैपिटल। अब हम कंपेयर करें पार्टनरशिप से तो वहाँ 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, कंपनीज में तो अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, तो कितना ज़्यादा रिसोर्स होता है उनका पास। इनके पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है। दूसरा लिखा है बच्चों लैक ऑफ सीक्रेसी।
इसके अंदर आप कुछ भी सीक्रेटली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? एक तरफ से तुम गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हो, दूसरा तुम गवर्नमेंट को ये भी नहीं बता रहे कि तुम करते क्या हो, कैसे करते हो, प्रॉफिट्स में चल रहे हो, लॉसेस में चल रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसको सोसाइटीज़ के सारे रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे, सब कुछ ओपनली डिस्कस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो सीक्रेसी यहाँ पे नहीं हो सकती। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्रोवाइडेड कांस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा कंट्रोल भी बना के रखता है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कई बार हमारे पास इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि जो भी लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं वो सब बेसिकली आम आदमी हैं, वो सब प्रोफेशनल्स नहीं हैं। प्रोफेशनल्स होते हैं तो प्रोफेशनल्स अपने तरीके से अच्छा मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी के मेंबर्स बहुत आम आदमी हैं। सब लोग ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल्स होंगे और इतना पैसा नहीं है कि सभी लोग प्रोफेशनल्स को हायर कर पाएँ, तो इनका मैनेजमेंट जो है कई बार इनएफिशिएंट हो जाता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, देखो ये सब में होते हैं। ओपिनियंस में डिफरेंस तो आता है, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो कंपनी हो, इसीलिए मेजॉरिटी चलता है। जिधर ज़्यादातर लोग एग्री करेंगे वो चलेगा। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपने आप में एक लिमिटेशन है। तो ये सब बच्चों प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटीज़ में आती हैं, जो सोसाइटीज़ में चलती हैं। आपको एक बार ये भी अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है और इसको कंप्लीट कर लेना है, राइट। तो आज के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिंटूज एंड चिंटीज, इतना ही। कल मिलता हूँ मैं आप लोग को, इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और अगले हफ्ते से चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। आपके हाफ ईयरली में मैक्सिमम 5 से 6 चैप्टर आ रहे होंगे। जल्दी से मैं करा दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, keep growing and keep glowing.